नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज का विषय किसान आंदोलन। जी हाँ, वही किसान आंदोलन जो कि सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। वही किसान आंदोलन जिसे लेकर के देश के शीर्षस्थ नेता, डिप्लोमैट्स किसान संगठनों के साथ 10 दौर से ज्यादा की वार्ता कर चुके हैं, जिसका नतीजा सिफर रहा है। वही किसान आंदोलन जिसे लेके पिछले 4 महीनों में 3 बार भारत बंद का ऐलान हो चुका है, मगर ये समस्या सुलझने की बजाय, ठीक होने की बजाय जटिलता ही पकड़ रही है। चर्चा करेंगे इसी विषय पर हम। किसान आंदोलन पर घमासान, क्या निकलेगा समाधान? दर्शकों, किसान यानी कि देश का वो आम नागरिक जो कि नागरिक होने के साथ साथ अन्नदाता भी होता है। अगर वो अन्नदाता अपनी किसी मांगों को लेकर के करीब करीब पिछले 4 महीनों के आसपास से सड़क पर बैठा है, तो क्या उसकी मांगें जायज़ नहीं है? और वही किसान आंदोलन जो कि शुरू 26 नवंबर से हुआ था, लेकिन तब से अब तक की परिस्थितियां इतनी ज़्यादा बदल चुकी हैं, खासतौर से 26 जनवरी के बाद के प्रकरण में, जिसके बाद पश्चिम यूपी की तरफ ये आंदोलन बढ़ा और महापंचायतों के दौर से होकर के गुजरता हुआ अब इलेक्शंस के दौर में पहुंच चुका है। ऐसे में ये किसान आंदोलन, इसके राजनीतिक पहलू भी हो चुके हैं और इसके वो पहलू भी हैं जो कि एकदम विशुद्ध रूप से सिर्फ किसानों के हितों, किसानों के मुद्दों पर भी बेस्ड है। लेकिन अब ये किसान आंदोलन 3 अलग अलग कड़ियों को जोड़ता है। किसान के हित, इसमें राजनीति कितनी हो रही है और जनता को इससे क्या नुकसान हो रहा है, चर्चा करेंगे इन्हीं सब विषयों पर हम। लेकिन उससे पहले आप सभी को अपनी एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट दिखा दें। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में 26 नवंबर से शुरू हुआ किसान आंदोलन 26 मार्च को अपने 4 महीने पूरे कर लेगा और इसी दिन किसानों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है। दिल्ली की सीमा पर आंदोलन को 4 महीने पूरे होने पर किसान संगठन चक्का जाम कर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि देश में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब 4 महीनों में 3 बार भारत बंद का ऐलान किया गया हो। इसके अलावा 19 मार्च को मंडी बचाओ खेती बचाओ दिवस मनाने की भी बात कही गई है। सबसे पहले 8 दिसंबर को, उसके बाद 6 फरवरी को भारत बंद के साथ साथ देश के सभी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे भी बंद करने का ऐलान किया गया था। वहीं अब तीसरी बार 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी ऐलान किया है कि पेट्रोल, डीजल, गैस की बढ़ती कीमतों और निजीकरण के खिलाफ किसान 15 मार्च को मजदूर संगठनों के साथ रेलवे स्टेशनों पर धरना देंगे। तो 26 मार्च को ये आंदोलन अपने 4 महीने पूरे कर लेगा। 4 महीने एक बहुत बड़ा वक्त होता है किसी भी आंदोलन को खड़ा होने के लिए और उसको बहुत सारी अलग अलग विषम परिस्थितियों से जूझते हुए आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा 26 तारीख ही वो दिन होगा जबकि 3 महीने में चौथी बार भारत बंद का ऐलान भी किया गया है, जिसमें अब तमाम और संगठन भी शामिल होंगे। तमाम ट्रांसपोर्ट संगठन जो कि बढ़ती महंगाई के लिए अपना विरोध जाहिर करने जा रहे हैं, पेट्रोल डीजलों के विरोध में, वो भी इसमें शामिल होंगे, यानी कि और ज़्यादा मजबूती इसको मिलेगी। इसके अलावा होली पर जो 3 कृषि कानून हैं उनकी कॉपियां जलाए जाने की बात कही जा रही है। 15 मार्च को जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं उनके विरोध की बात कही जा रही है। 16 तारीख को मंडी बचाओ किसान बचाओ इस दिन को मनाने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर के किसान आंदोलन अब बिंदुवार सशक्त होता जा रहा है। तो चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ पारुल भार्गव जी जुड़ी हुई हैं। आप अध्यक्ष हैं भारतीय किसान मंच महिला प्रकोष्ठ की। बहुत स्वागत आपका पारुल जी हमारे साथ। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मनोज उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। और भारतीय किसान यूनियन की तरफ से हमारे साथ आलोक वर्मा जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। शुरुआत करते हैं मनोज जी आपके साथ। किसान आंदोलन
हम भी इसको लेकर के न जाने कितनी बार चर्चा कर चुके हैं, बल्कि हम क्या, देश के जो शीर्षस्थ नेता हैं वो कितनी बार इसको लेकर के चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब जिस तरह से प्रारूप बदलता जा रहा है, सर्दियों का वो वक्त भी देख लिया जब बहुत ठंड में कठिन परिस्थितियों ने किसानों ने अपने दिन गुजार लिए, वो 26 जनवरी का प्रकरण भी हमने देख लिया। अब बात तमाम राज्यों में चुनाव पर आकर के रुक गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी होता है। सबको पता है कि किस तरह से पश्चिम यूपी में जो किसान आंदोलन है वो बड़ा एक जो हिस्सा है वो वहां का ले चुका है। ऐसे में ये बात पूछना कि किसान आंदोलन कितना नुकसान पहुंचाएगा सत्ता पक्ष विपक्ष, वो तो प्रश्न बनेंगे ही, लेकिन उससे इतर हटके क्या सबसे पहले ये प्रश्न नहीं बनता है कि 4 महीने हो गए, ये सुलझ नहीं पाया, सरकार की कितनी नाकामयाबी इसमें गिनाई जाए? देखिए ऐश्वर्या जी, हमारे पूर्वजों द्वारा एक कहावत है और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। सरकार काफ़ी अपनी कोशिशें किया गया सरकार की तरफ से कि इस आंदोलन को हटाया, संपन्न खत्म किया जाए। जो भी संभव होना था उस पे बैकफुट पे भी सरकार आई, लेकिन जो संभव नहीं होना है उस पे सरकार बैकफुट पे नहीं आएगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमको इस आंदोलन के अनुसार मुझे ये याद आ रहा है, इसके पहले एक आंदोलन दिल्ली में हुआ था जंतर मंतर में, अन्ना हजारे जी ने करवाया था जी। उसमें से अब आंदोलन तो अन्ना जी ने करवाया था और उसका फायदा लेते हुए अरविंद केजरीवाल देखिए मुख्यमंत्री हो गए। तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि किसान आंदोलन लंबा टाइम तक ये लोग विपक्ष के बहकावे में आ रहे हैं। आखिर सरकार ऐसा, इस बिल में भी कोई ऐसी चीज नहीं जिससे आम किसान परेशान हो। आम किसान तो अपना काम कर रहा है, लेकिन जो किसानों के नेता कहे जा रहे हैं वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो विपक्ष के बहकावे में आ रहे हैं। पता नहीं कैसे इनका वो है, कहीं इनका भी, हमें लगता है इनका यही उद्देश्य है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हो गए हैं उस प्रकार से हम भी अब राजनीति में उतरेंगे। ये काफी मिली भगत थी, बहुत पहले से ये राजनीति का एक अड्डा बना हुआ था, ये सोच थी इन लोगों की, और इसके माध्यम से विपक्ष इसमें पूरी तरह से बैकफुट पे थी। आज विपक्ष जब असमर्थ हो गई सरकार को बैकफुट पे लाने के लिए इनके किसानों के माध्यम से, तो आज विपक्ष क्या कर रही है कि अब वो इनके साथ खड़ी हो रही है। और ये तो शुरू से ही उनके साथ खड़े रहे, क्योंकि कोई भी किसान, कोई किसान नेता हो, कोई किसान संगठन हो, लगातार 4 महीने से 50,000 का हमने तब भी कहा था कि रोड पे बैठ के हम, जिस प्रकार शाहीन बाग में फंडिंग हुआ था, इनका भी फंडिंग चाहे विपक्ष कर रहा हो चाहे जहां से हो रहा हो। ठीक है, लेकिन इसमें साफ तौर पे किसान जिस बात को लेकर के कह रहे हैं कि आप एमएसपी पे तमाम वादे करते हैं, किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं, गन्ना के भुगतान की बात करते हैं, शायद वो सब मुद्दे भी हैं, वो सारे वादे भी हैं जो पूरे नहीं किए गए। उन्हीं का गुस्सा, उन्हीं का लब्बो लुबाब है जो जुड़ करके इतने बड़े रूप में बाहर आया है। बिल्कुल, आपने एक चीज कहा, हमने किसानों को, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, हमारे शपथ पत्र में था, हमारे किसानों की आय दुगनी करेंगे। आज ये किसान जो आज धरने पे बैठे हैं, इस किसान को लेकर अगर इसी की जगह पे अगर ये कहते हैं कि नहीं, हम अपने घरों में अपने सारे किसान भाइयों से अनुरोध करते कि नहीं, आप अपने घरों में गायों का पालन करिए जिससे कि हमें खाद खरीदना ना पड़े। आज हमारी आय दुगनी होने के लिए, क्योंकि खादों की जो कीमत है, अगर हम उसमें डालने से, अगर हम गेहूं गोबर की खाद का प्रयोग, जैविक खाद का प्रयोग करते हैं तो हमारी आय अपने आप दुगनी होगी। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, इसके पहले आप देखते होंगे 1000-1200 ये रेट में हमारे वहाँ गेहूँ बिकेते थे। पिछले हमने देखा है, हमने कई जगह हमने स्वयं बिकवाया है कि जो है बनिया द्वारा, जो हमारे बिचौलिए हैं, जो हमारे बीच में लेकर वहां देते हैं, रेट तो हमारा 1925 का था, लेकिन बनिया द्वारा 1700-1800 में गेहूं लिया गया। 100 रुपया 150 रुपया वो बिचौलिया ले रहे हैं, जिसको सरकार हटाना चाहती है इस बिल के माध्यम से भी। लेकिन जो भी किसान हमारे माले नेता हैं जो बहकावे में आ रहे हो या किसी रूप में आ रहे हो, ये लोग नहीं चाहते कि बिचौलिया बीच से हटे, क्योंकि ये लोग काम करते नहीं, यही लोग वो काम करना चाहते हैं बीच में, इस नाते। ठीक है, आप ये कहते हैं कि अभी तक किसान समझ नहीं पा रहे हैं और सरकार ने भरपूर सहयोग दिया है, मौका दिया है। पारुल जी, इन दोनों पॉइंट्स पे क्या कहेंगी आप? ऐश्वर्या जी, देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती, उसमें ग्रे के भी शेड होते हैं। अगर आज मैं इस बात को बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जो है खाली, जैसे भाई साहब ने पहले कहा कि ताली 2 हाथ से बजती है, अगर 2 हाथ से बजती है तो अगर मैं ये मानूं कि जो ये कह रहे हैं कि किसान की ताली नहीं बज रही है तो सरकार की ताली कहाँ बज रही है। और दूसरी ये पॉइंट लेकर आए हैं कि किसान समझ नहीं पा रहा। अगर किसान नहीं समझ पा रहा तो अगर सरकार जो है एक अगर लॉ बिल लेकर आई है तो जिसके लिए बिल लेकर आई है उसको समझाने का काम किसका है? सरकार का है।
अगर आज मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि बहुत सारी जो है ऑपोजिशन पार्टीज इसमें जुड़ गई हैं और ये उसका वो फायदा उठा रही हैं, तो पहली बात ये है कि ये किसने अलाउ किया? अगर सरकार जो है दूर से बुला रही है, आज इतने दिनों के बाद सरकार बुला रही है कि किसान के नेताओं को आइए आप हमसे बात करिए, ये क्यों कर रही है? क्योंकि इसलिए कर रही है क्योंकि अगर बीच के लोग जुड़ चुके हैं, सरकार भी जानती है कि जो रियल में किसान हैं, जो वाकई में जिनको फर्क पड़ रहा है, अगर उन तक बात पहुंचानी हो तो मुझे नहीं लगता कि सरकार के लिए ये बड़ी मुश्किल बात थी। दूसरी बात आपको ये बोलूंगी, हम खाली बात करते हैं एमएसपी की, हम बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं कि जो है हमारे किसान को किस भाव पे क्या मिलेगा, हम बात करते हैं मंडी की बात करते हैं। मंडी और एमएसपी की बात तो तब तक उठती है ना जब तक किसान जो है उसको अगर बेसिक उसकी चीजें नहीं प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो अपनी खेती कब उगाएगा, कहां से उगाएगा, वहां तक कहां तक पहुंचेगा। और एक बहुत बड़ी बात हमको समझनी पड़ेगी, जैसे कोई हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ऐसे ही पूरे देश भर के किसान बराबर नहीं हैं। मैं आपको दो एग्जांपल दूंगी, एक किसान आप लीजिए पंजाब का और एक किसान आप लीजिए उत्तर प्रदेश का। दोनों जो है हमारे प्रदेशों के किसानों में जमीन आसमान का फर्क है। आज पंजाब का किसान जो है अगर उसको एक रेट मिलता था तो वो एमएसपी को लेके झगड़ा एक आगे लेके जा सकता है। अब पर हमारे उत्तर प्रदेश का अगर मैं किसान लूंगी, उसको मैं कहां समझाऊं कि एमएसपी क्या मिल रही है, कि मंडी क्या है? वो तो सुबह जो है वो खोदता है और शाम को पीता है। हमको ये बात समझनी पड़ेगी। आज की तारीख में अगर एमएसपी का रेट 1800 रुपए है, मान लो आप गेहूं या किसी की आप एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो पंजाब के किसान को मिला है। उनके योगा कराने का इंतजाम करेगी। ये पहली बार अपने आप में एक कार्यक्रम है कि सरकार जो है जनता की स्वास्थ्य के लिए इस किस्म का कार्यक्रम करने जा रही है। इस बजट में हम लोगों ने सपना देखा है, हमने सपना देखा है कि 2048 का ओलंपिक खेल दिल्ली के अंदर करवाया जाएगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का मैं बयान पढ़ रहा था अखबारों के अंदर, उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार ने ये बयान कैसे दिया, उन्हें हमसे पूछना चाहिए था। मैं पूरी इज्जत के साथ उन्हें कहना चाहता हूं कि हमारा ये सपना है, हम उनके पास जाएंगे, उनसे जो भी अप्रूवल लेनी है अप्रूवल लेंगे, अगर उनके माध्यम से अप्लाई करना है उनके माध्यम से अप्लाई करेंगे। और ये जैसा मैंने कहा था कि कोरोना एक महामारी थी जो हम अकेले नहीं कर सकते थे, अकेले उससे नहीं जूझ सकते थे, हमने सबका साथ लिया। दिल्ली के अंदर ओलंपिक खेलों का आयोजन भी हम अकेले नहीं कर सकते, हमें इसमें सबका सहयोग चाहिए होगा। ये भारत के लिए गौरव की बात होगी, भारत के लिए गर्व की बात होगी, भारत के लिए बड़ी बात होगी। इसमें हम केंद्र सरकार के पास भी जाएंगे, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पास भी जाएंगे, सारी स्पोर्ट्स बॉडीज के पास भी जाएंगे, सारे संस्थानों के पास भी जाएंगे। सारा देश मिलके 2048 के ओलंपिक गेम्स के लिए बिड करेगा। अकेली दिल्ली सरकार नहीं करने वाली, दिल्ली सरकार इसमें इनिशिएटिव लेगी, लेकिन सारा देश मिलके करेगा और हमारे सारे देश के लिए गर्व की बात है। हमने कहा कि सिंगापुर की जो इनकम है, सिंगापुर की इनकम दुनिया भर की इनकम में लगभग सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली है, इसलिए सिंगापुर कहा गया। आज भारत एक गरीब देश माना जाता है। जो भी उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि आखिर मेरा देश कब विकसित देशों में गिना जाएगा। बचपन से सुनते आ रहे हैं हमारा देश विकासशील है, हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है, हमारा देश विकासशील है। कब बनेगा डेवलप्ड कंट्री? कभी ना कभी तो किसी ना किसी। तो आइए वापस एक बार फिर से अपनी चर्चा पर लौटते हैं। दिल्ली विधानसभा में सीएम अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। हमारे साथ हमारे मेहमान आलोक वर्मा जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, किसानों की अगर बात की जाए तो वो आंदोलन जो कि 26 नवंबर से शुरू हुआ था, वो आंदोलन जो कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में था, वो आंदोलन जो कि ये मांग करता था कि किसानों की स्थितियां सुधरे, किसानों को एमएसपी मिले। लेकिन अब जिस तरह से तमाम महापंचायतें हो रही हैं, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव और असम चुनावों की बात हो रही है, आपको लगता है कि ये आंदोलन अब विशुद्ध रूप से किसानों का आंदोलन रहा या इसमें कहीं ना कहीं हाईजैकिंग हो चुकी है राजनीति की? देखिए ऐश्वर्या जी, ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है और हमेशा रहा है। ये राजनीतिक दल जो है वो सब अपने अपने मुद्दे
जरूरी है कि विपक्षी राजनीति ना करें, तो किसानों की बात मान लें। ये तीनों कृषि कानून वापस ले लें, एमएसपी पर कानून लाए, मेरे हिसाब से कल से तो कोई पंचायत नहीं होगी। और दूसरी बात है कि जो ये लोग कहते हैं कि ये किसान आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन बन चुका है, तो ऐश्वर्या जी आप ये बताओ, अगर हम वोट दे सकते हैं तो राजनीति करने का अधिकार तो किसी दूसरे को है, या हमने किसी के नाम बैनामा लिखा दिया कि नहीं वोट हम देंगे, राजनीति आप करोगे? राजनीति जो व्यक्ति वोट देता है उसको राजनीति करने का अधिकार है। और मैं ये मानता हूं कि वोट देने वाला व्यक्ति अगर राजनीति न करे तो उसे वोट भी नहीं देना चाहिए। किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और अपने देश के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। अब अगर वो हमारे लिए कोई गलत कानून लेके आ रहे हैं तो हम गुहार उन्हीं से करेंगे ना। और प्रधानमंत्री जी, हम तो कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री जी हमारी बात को माने, लेकिन प्रधानमंत्री जी को भ्रमित किया गया है, पूरी तरह से भ्रमित करके उनसे बयान दिलवा दिया गया पहले कि ये कानून वापस नहीं होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। किसान बैठा हुआ है और हमारी गेहूं की फसल की कटाई हो रही है। हमको तो एमएसपी से जरूरत है, एमएसपी हमें चाहिए। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एमएसपी पर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इस कानून से देश में कहीं भी अगर एमएसपी से ज्यादा मिल रहा है या एमएसपी पर खरीदारी हो रही तो वहां पर आप जाके बेच दें, क्योंकि हमें एमएसपी तो मिल नहीं पा रही। धान में हमने आधी एमएसपी के आधे दाम पे हमने धान अपना बेचा, तो अब गेहूं ले जाके संसद में रखेंगे। गेहूं हम संसद के बाहर होती है तो एमएसपी वहीं से खरीदारी कर ले। और मैं आपको बताऊं ऐश्वर्या जी, ये जो बिल के समर्थन में कुछ नेता या कुछ दल जिनको सरकार ने ऑफर देकर जैसे तैसे अपने हिस्से में कर लिया, लखनऊ के रामनिवास यादव जी है, कल उनको भारतीय जनता पार्टी के मेन बॉडी में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बना दिया गया। अभी तक वो बिल का समर्थन कर रहे थे, अब वो सरकार के साथ हो गए। अब बताइए किसान कैसे न कैसे ठगा जाए। हम बार बार यही मांग कर रहे थे कि जब हमारी मीटिंग होती है उसका लाइव टेलीकास्ट कराया जाए, सारे चैनलों पर लाइव चले कि आज किसान नेता सरकार से बात करने आए। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं आलोक जी। भाई हम भी तो उनसे पूछना चाहेंगे। देखो ठीक है आलोक जी, आपकी पूरी बात समझेंगे और आपके लिए बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे साथ कि अगर इसी तरह से जटिल स्थिति बनी रही तो आखिर समाधान कैसे निकलेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद चर्चा हमारी यूं ही जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। चर्चा कर रहे हैं हम किसान आंदोलन को लेकर के। पारुल जी, सत्ता पक्ष का अपना कहना होता है और जो किसान पक्ष होते हैं उनका अपना कहना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या मेरा ये कहना गलत होगा कि जितना लंबा ये किसान आंदोलन चलेगा उतनी ही ज्यादा समस्या हमारे देश में बढ़ेगी, उतनी ही परेशानी आम आदमी को आएगी, तो क्यों नहीं इसका समाधान जल्द से जल्द ढूंढा जाए? बिल्कुल ऐश्वर्या जी, आपकी बात सही है। मैं आपकी बात पे यही कहूँगी कि जो ये आंदोलन है और जो ये खींचातानी हम किसानों और सरकार के बीच में है, ये अब एक रबर बैंड के जैसे बन गया है। जितना हम इसको खींचेंगे ये सिर्फ टूटेगा, ठीक है, और ये आगे कुछ नहीं बनेगा। एक बात मैं जरूर ये बात कहूँगी, क्योंकि मैं एक किसान नेता हूँ, मैं ये शुरुआत से मैं चाहती थी कि इस बिल को लेके संशोधन हो,
पर ये बात बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी है। अगर आज हम इसको ना सोचे पढ़े लेकर होकर कि कोई किसी की भी सरकार हो, अगर एक बिल पार्लियामेंट में पास होता है तो उस बिल को वापस लेना इतना आसान नहीं होता है। हमारी जहां जहां दिक्कतें थी, हमको अपने मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए। आज मैं इस बात को मानती हूं, अगर मैं मोदी जी की बात करूं जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो आज मैं मानती हूं आज एक हम बिल लेकर आए हैं, हम चाहते हैं कि आप जो है ये किसान बिल वापस ले लो। कल को कोई उठ के बोलेगा आप अपना CNRC का बिल वापस ले लो, उससे पहले कि कोई बिल वापस ले लो। तो बात किसी एक पार्टी की नहीं आती है, बात सत्ता पार्टी की आती है। और आज मुझे ये बताइए, जितने भी हमारे ये देश की बैठे हैं राजनेता बैठे हैं, कि हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है हर एक फील्ड में जो है हम लोगों ने उन्नति करी है। केवल किसान एक ऐसा रह गया है कि उसकी ग्रोथ कहाँ से कहाँ की रुकी। आज आप देखिए, हमारे अगर GDP आप देखते हैं, आप सोना देखिए, चांदी देखिए, आप प्रॉपर्टी देखिए, जो भी आप चाहें आप देख सकते हैं। केवल एक किसान ही बच जाता है कि जो पहले भी 10 रुपए कमाता था आज भी 10 रुपए कमाता है। और दूसरी बात, ये इस आंदोलन से किस किसान का फायदा हो रहा है या किसका नुकसान है, मैं ये जानना चाहती हूँ। बिल्कुल। आज जब मैं जाती हूँ गांव-गांव में, मैं अपने किसान को क्या समझाऊं, उसकी समस्या कौन समझने जाता है। उसको नहीं पड़ी कि भैया सरकार ने हमारे खिलाफ क्या बनाया है, ये तो हम उसको समझाते हैं, पर जो उसकी रोजमर्रा की जरूरतें हैं उसको कौन समझेगा। यही आपका जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा वैलिड है। आलोक जी, यही बिंदु मैं आपके साथ पूछना चाहती हूँ। पश्चिम यूपी में जितनी भी महापंचायतें हो रही हैं, चाहे RLD की हो, अरविंद केजरीवाल की हो, प्रियंका गांधी की हो, सब में भीड़ जबरदस्त है। कहीं किसान इस मामले में पीछे ना रह जाए। मुद्दे तो उसने उठाए, मांगे उसकी थी, परेशानियां उसकी थी, मगर यहाँ पर तो राजनीति हो गई। ये जो भीड़ की आप बात कर रहे हैं, ये किसान ही हो गए, ये किसान ही है। लेकिन जिस प्रकार आप देखिए, किसान जो दिल्ली में बैठा है, ऐसा थोड़ा कि भाजपा के खिलाफ वाला किसान है। इसमें ऐसे भी किसान है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया। तो किसान बिरादरी जो है ये किसी राजनीतिक फर्क में बच के नहीं चलती है। हम देखिए, मैं आपको इसकी बता दूं, बहुत सीधी सी बात है। राजनीति में राजनीतिक दल जो है वो हमेशा मुद्दों को खोजते रहते हैं, सरकार उनको मौका ना दे। हम तो कह रहे हैं कि वो सरकार किसानों की बात माने और किसानों से संवाद करे। भाई, अगर सरकार किसानों से संवाद करना सरकार ने बंद कर दिया है, तो किसान तो गाँव संवाद करेगा, और वो काम राजनीतिक दलों ने कर दिया। राजनीतिक दल हर जिले में, हर प्रदेश में जाकर राजनीतिक संवाद कर रहे हैं। तो संवाद सरकार को शुरू करना चाहिए। ऐसे में आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि किसानों के साथ फिर से बैठ कर इस मसले को, क्योंकि ये मसला जितनी देर में सुलझेगा सरकार को उतना ही नुकसान उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये मुद्दा जितनी देर से सुलझेगा उतनी ही परेशानियां आएंगी। मनोज, जितने भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसमें हम मोटे मोटे तौर पे ये अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं, बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया होगा, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना नेता माना होगा। लेकिन क्या अब इस आंदोलन के ज़रिए जो नाराज़गी हो रही है, इस बात को आप खुद स्वीकारेंगे, आधे से ज़्यादा लोग वो विपक्ष की तरफ हो जाएंगे? बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके वोट की वजह से फ़र्क पड़ेगा जनमत पे, फ़र्क पड़ेगा इस बात पे कि अब कितने बहुमत के साथ सरकार बनेगी। तो क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है? सरकार खुद इस चीज को मानती है, अपनी नीतियां लागू करने या बताने में देरी की, उस पर ढिलाई की, तभी ये किसान आंदोलन इतने बड़े और व्यापक रूप में उभर आया। देखिए, हम बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं कि सारे लोगों ने वोट दिया, तब प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका हम ये तात्पर्य नहीं लगा सकते कि नरेंद्र वोट देने से ये लोग जो चाहें उसको हम मनवा लें। ये जो हम भी चाहते हैं कि चलिए हम जो है किसी हम करोड़पति हो जाए, तो चाहे सरकार हमारी करोड़पति हमको थोड़ी बनाएगी, उसके लिए अपना एक तरीका। ये काम समाजवादी, इसकी विपक्ष की पार्टियां जब आती थी, इनकी जब सरकार आती थी, तब ये काम करते थे कि चलिए आप धरना दे दिए, हम डर गए भाई क्योंकि हमारे अंदर घोटाले। आज भारतीय जनता पार्टी साफ और स्पष्ट और एक अच्छी छवि के साथ अपनी सरकार को चलाने का, कई बिगड़े काम को हमने बनाया। मनोज जी, यहाँ पर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसान की बात कर रहे हैं। नहीं, आप मैं ये नहीं कहूंगा, सुनिए पारुल जी, मैं ये नहीं कहूंगा आपका कि किसान पंजाब वाला सही है, यहाँ वाला सुबह काम करता है, शाम को दारू पी के सोता है। यूपी का भी किसान दारू पी के नहीं सोता है। आप 1% पे आप जा रहे हैं, हम 99% की बात कर रहे हैं।
किसान कभी भी दारू नहीं पिएगा क्योंकि वो अपनी मेहनत से कमाता है। दारू तो पीते हैं जो बिना मेहनत के कमाते हैं। हमने दारू का तो नाम ही नहीं लिया, हमने तो लिया। नहीं, तो फिर से आप देख लीजिएगा वो चीज हमने कहा कि रोज होता है और शाम को पानी पीते हैं। आप जब आए थे तो आपने दारू का नाम लिया, मैंने दारू का नाम लिया, आप चेक करिए। और रह गई अब दूसरी चीज हम आपको ऐश्वर्या जी बताते हैं। ये तो आपने कहा किसान, आपने कहा कि पिछली बार जैसे सरकार रहती थी 10 रुपया, आज भी 10 रुपया है। हमको भी याद है कि 400 रुपए में गेहूं खरीदा जाता था, हम लोग बेचते थे। और आज भी हमारा आज बनिया कहीं भी आप बताइए, चलिए किसी कोने में चलिए, अगर 1100 में कोई गेहूं कहा हो तो आप हमसे करिए। सिद्धार्थनगर में मैं बता दूं आपके बाराबंकी में मैंने खुद गेहूं जो है 1700-1800 रुपए में लोगों ने बताया, किसानों ने बताया कि गेहूं खरीदा गया 1700। मनोज जी फिर आपके आंकड़े सही नहीं है। आंकड़े एकदम सही है। आप कहिए मैं इसका साक्ष्य भेज दूंगा, आप देखिए इसको जो है। मनोज जी, हाँ बिल्कुल मैं दूंगा। अगली बार जब भी यहाँ पर मैं मोटे-मोटे तौर पे 3 दूसरी चीजें चीज़ जरूर बता दूं। बोलूंगी जी। मनोज जी, यहाँ पे मोटे-मोटे तौर पे 3 चीजें जरूर बोलूंगी। किसानों की आय दोगुनी करना, गन्ने का मूल्य निर्धारित करना, एमएसपी निर्धारित करना, शायद ये वो बेसिक चीजें हैं जिसे लेकर के किसान परेशान था। इसी वजह से वो इस आंदोलन में इतना ज्यादा मुखर और संगठित होकर के बाहर आया। हालांकि किसान आंदोलन इतना बड़ा मुद्दा है कि जितनी चर्चा की जाए कम है, लेकिन वक्त हमारे पास बहुत कम है। धन्यवाद आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। पारुल जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी आपका भी बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ दर्शकों, फिलहाल इस मुद्दे से चर्चा से हमें इजाजत दीजिए, लेकिन इस बात पे जरूर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर किसान आंदोलन, सरकार जिन संशोधनों करने की बात पर अड़ी हुई है और किसान जिस बात पर अड़े हुए हैं कि वो बिना संशोधन के इन 3 बिलों को वापस लेना चाहते हैं, इसके बीच वो कौन सा बिंदु होगा जहां पर बात बनेगी। दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।